फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज संडे है क्योंकि और एक बहुत ही बड़ा टॉपिक हमारे सामने है, इजराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट और यूएई इजराइल पीस पैक्ट। इसके ऊपर आज एफएक्यू भी आया है, तो एफएक्यू प्लस सारी जो प्रॉब्लम मतलब इसका जो भी बैकग्राउंड था उसको कंबाइन करके मैंने आज एक वीडियो बनाया है। ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं बाकी चीजों को आज नहीं दे रही हूँ। मैं आज एक और जो है करंट अफेयर्स का वीडियो निकालूंगी, जिसमें बाकी जो करंट अफेयर्स है जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन वाला जो है, तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसके ऊपर जो है मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। बाकी जो क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगी, तो उनकी कटिंग्स में डाल दूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इजराइल और अरब की कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुई है। तो देखिए, ये है बात वर्ल्ड वॉर वन के बाद की। वर्ल्ड वॉर वन के आसपास क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा ज्यूज का परसिक्यूशन हो रहा था। तो ज्यूज में एक मूवमेंट चला था कि वो यूरोप से भागकर अपने जो होमलैंड है, क्योंकि जूस जो है पैलेस्टीन को अपना होमलैंड मानते थे, तो वो उसमें से बहुत बड़ी संख्या में ज्यूज जो है पैलेस्टीन में आके बसने लगे। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर वन का एंड हो गया, तो तब जो है मैंडेट, आपको पता होगा कि वेस्ट एशिया में बहुत सारी मैंडेट्स क्रिएट हुई थी, जहां पे या तो फ्रांस या फिर उनको जो है ब्रिटिश एडमिनिस्टर कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल लेबनान की अगर आप बात करेंगे, तो लेबनान में अभी जो रिसेंट ब्लास्ट हुआ, तो लेबनान जो है फ्रेंच मैंडेट था। इसी तरह से पैलेस्टीन जो है आपका ब्रिटिश मैंडेट था। और ये आपको जो है मैप दिख रहा है पैलेस्टीन का, ये पूरा आपका मैप है पैलेस्टीन का। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक साइड जो है अरब्स रहते थे, उसको ट्रांस जॉर्डन या अरब पैलेस्टीन बोलते थे, और दूसरी साइड जहां पर जूस ने सेटलमेंट किया था उसको जूइश पैलेस्टीन बोला जाता था। तो मैंडेट फॉर पैलेस्टीन जो है, ये एक मैंडेट थी, मतलब ये एक रीजन था जिसको एडमिनिस्टर किया जा रहा था अंडर लीग ऑफ नेशंस, और इसको एडमिनिस्टर कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसमें पैलेस्टीन और ट्रांसजॉर्डन की टेरिटरीज थी दोनों को। और ये टेरिटरीज कहाँ से आई थी? जो ऑटोमन एम्पायर का ब्रेकडाउन हुआ था, उस ऑटोमन एम्पायर से ये टेरिटरीज को फॉर्म किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन इन 1919। ये मैंडेट जो है असाइन हुई थी ब्रिटेन को बाई सैन रीमो कॉन्फ्रेंस इन अप्रैल 1920। तो ये तो हमारी बात हुई कि पैलेस्टीन में जूस कहाँ से आए और जूस कहाँ रहते थे। ये देखिए, यहाँ पे आपका सीरिया है, ये फ्रेंच मैंडेट था। लेबनन अगेन ये फ्रेंच मैंडेट था। जूस और जूइश, और ये आपका जो पैलेस्टीन था ये पूरा आपका ब्रिटिश मैंडेट था। मैंडेट ये आपका जो यहाँ पे दिखाई दे रहा मैप एज ऑन जुलाई 24 1922 है। यहाँ पे ट्रांस जॉर्डन, जिसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है ऐसे जूइश नेशनल होम, ये मतलब कहा गया था कि इसको बाद में जब आपका पोस्टपोन, मतलब बाद में जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये डिसीजन लिया जाएगा। सॉरी, लीग ऑफ नेशंस था उस वक्त, तो लीग ऑफ नेशंस में ने जो है इसको पोस्टपोन कर दिया था कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसको बाद में सेटल किया जाएगा। और जो जूइश पैलेस्टीन की टेरिटरी थी उसको 77% ओरिजिनल मैंडेट से जो है रिड्यूस कर दिया गया था। अब देखिए 1948 में क्या हुआ, और इसराइल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुआ, और फिर पैलेस्टीन नकाबा क्या है। तो नवंबर 1947 में क्या हुआ था कि यूनाइटेड नेशंस ने वोट, मतलब ये यूनाइटेड नेशंस में एक वोट हुआ था फॉर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन। जो ब्रिटिश मैंडेट था पैलेस्टीन का, जैसे इन्होंने इंडिया का पार्टीशन कर दिया था इंडिया और पाकिस्तान में, तो इसी तरह से ये जो है पैलेस्टीन का जो है पार्टीशन करना चाहते थे। वन स्टेट फॉर ज्यूज एंड अनदर स्टेट फॉर दी अरब मुस्लिम्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल टू नेशन थ्योरी, यहाँ इसी को हम टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, टू स्टेट रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो इसकी जो है वोटिंग होनी थी नवंबर 1947 में। यूनाइटेड नेशंस ने वोट किया फॉर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश मैंडेट। इसने यूएन ने कहा कि ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन को दो हिस्सों में बांटना है, एक जूइश स्टेट होगा और दूसरा अरब स्टेट होगा। और इस रिजोल्यूशन का नाम है यूएन रिजोल्यूशन नंबर 81। तो आप देखिए यूएन रिजोल्यूशन नंबर 81 है क्या। तो देखते हैं कि यूएन रिजोल्यूशन नंबर 81 क्या है। यूएन रिजोल्यूशन 181 ये आपका रिजोल्यूशन है जो पास किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 1947 में।
इस रिजोल्यूशन ने कहा कि पार्टीशन होना चाहिए पैलेस्टीन का अरब और जूइश स्टेट्स के बीच में, जिस और सिटी ऑफ जेरूसलम क्या होगा, कॉर्पस सेपरेशन, मतलब कि सेपरेट आइडेंटिटी होगी। जेरूसलम क्योंकि इसको जो है जूस के में भी ये जो है काफी होली सिटी के रूप में मानी जाती है, और अरब्स के लिए भी ये होली सिटी है, इसलिए इसको जो है कॉर्पस सेपरेटम मतलब सेपरेट एंटिटी देखा गया था, और इसको गवर्न किया जाएगा बाय ए स्पेशल इंटरनेशनल रिजीम। ठीक है, तो ये जो है फाइनल मैप बन के आया था यूएन रिजोल्यूशन का। ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ये सारा जूइश स्टेट होने वाला था, और जो आपको येलो में दिख रहा है ये सारा पैलेस्टीन का स्टेट होने वाला था, और यरूशलेम ये जो है आपकी सेपरेट एंटिटी होगी। रिजोल्यूशन जिसको कंसिडर किया गया था जूइश कम्युनिटी के द्वारा एज ए लीगल बेसिस, मतलब इसी रिजोल्यूशन के बेसिस पर जूइश ने जो है एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी फॉर्म की और इजराइल नाम का स्टेट फॉर्म किया था। बट इसको अरब कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर दिया था, और इसके तुरंत बाद जैसे ये वोटिंग पास हो गई थी तो वायलेंस शुरू हो गया था। तो आप देखिए जैसे ही ये रिजोल्यूशन पास हुआ तो क्लैशेस होने लगे थे इमीडिएटली बिटवीन जूज एंड अरब्स इन पैलेस्टीन। तो जितने भी पैलेस्टीन में जूज थे और अरब्स थे उनके बीच में जो है क्लैशेस होने लगे, और ब्रिटिश ट्रूप्स यहाँ से विड्रॉ करने की उसमें थे, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ब्रिटिशर्स की कमर ऑलमोस्ट टूट सी गई थी, वो अपने आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे यहाँ पर, एंड ब्रिटिश ने बोल दिया था कि वो विड्रॉ करने वाले हैं पैलेस्टीन से। और इधर जैसे जैसे ब्रिटिशर्स विड्रॉ करने जा रहे थे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था। जूइश और अरब फोर्सेस जो है एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा आतंक मतलब ये वायलेंस को इन्फ्लिक्ट कर रही थी। फाइनली ब्रिटिशर्स ने 15 मई 1948 को जो है छोड़ दिया था, पैलेस्टीन को छोड़ के वो चले गए थे, विड्रॉल कर लिया था। और जैसे ही ब्रिटिशर्स ने विड्रॉल किया, मान लीजिए 15 को करना है, तो 14 ऑफ मई 1948 को इसराइल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये आपका पूरा हिस्सा है। अब अगले दिन क्या हुआ कि जब अरब फोर्सेस जो है आ गई इजिप्ट से, मतलब ट्रांस जॉर्डन जो की फोर्सेस आ गई जॉर्डन से, इराक और सीरिया, तो ये सारी आपकी अरब कंट्रीज हैं। तो अरब कंट्रीज की जो फोर्सेस हैं इजिप्ट की, ट्रांस जॉर्डन की मतलब कि जॉर्डन की, इराक की और सीरिया की और लेबनान की, यहाँ से इन सभी अरब कंट्रीज से फोर्सेस आ गई, और इन फोर्सेस ने ऑक्यूपाई कर लिया साउथ और ईस्टर्न पैलेस्टीन को, जो कि जूस के पास नहीं था। मतलब ये जो है जूस के हिस्से में, यूएन पार्टीशन में ये जूस के हिस्से में नहीं आया था। और उसके बाद इन्होंने इन फोर्सेस ने जो है ईस्टर्न यरूशलेम को भी कैप्चर कर लिया था, इंक्लूडिंग स्मॉल जूइश क्वार्टर ऑफ द ओल्ड सिटी। तो एक छोटा सा ये देखिए, ये जो इन्होंने ऑक्यूपाई किया है अरब फोर्सेस ने, ये ज्यादातर अरब एरियाज थे, बट इसमें एक छोटा सा जूइश का क्वार्टर था ओल्ड सिटी में। 19 तो ये जो है तुरंत 1948 में ये हो चुका था। अरब फोर्सेस आई और उन्होंने जो है अरब अपनी जो पैलेस्टीन है उसको बचाने के लिए ऑक्यूपाई करना पैलेस्टीन को शुरू कर दिया था। तो वॉर इधर छिड़ गया, इराक सॉरी अरब और इसराइल की फोर्सेस जो है आपस में लड़ रही थी। बाई 1949 क्या हुआ कि इसराइल की फोर्सेस ने ऑक्यूपाई कर लिया अप टू नेगेव, अप टू द फॉर्मर इजिप्ट पैलेस्टीन फ्रंटियर, मतलब कि जो इजिप्ट और पैलेस्टीन की जो बाउंड्री है वहां तक, वहां पे एक सिटी है नेगरेव, नेगेव सॉरी, वहां तक जो है इसराइल की फोर्सेस ऑक्यूपाई कर गई थी, एक्सेप्ट फॉर गाजा स्ट्रिप, ये सारा एरिया जो है इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था। फरवरी और जुलाई 1949 के बीच में बहुत मतलब अलग अलग जो आर्म्सटाइज एग्रीमेंट साइन हुए थे, मतलब कि कोई भी बंदूक नहीं उठाएगा या आर्म्स नहीं उठाएगा, इसराइल और अरब स्टेट्स के बीच में ये जो है एग्रीमेंट साइन हुए थे। और एक टेम्पररी जो फ्रंटियर है, जो बाउंड्री है, वो फिक्स की गई थी इसराइल और उसके नेबर्स के बीच में। इसराइल में वॉर को जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। ये जो 1948 का जो वॉर है इसको इसराइल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहती है। जबकि अरब वर्ल्ड में क्योंकि बहुत सारा जो एरिया जो यूएन की मैंडेट से मिला था उससे भी ज्यादा एरिया इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था इस वॉर के बाद, तो इसको जो है नकबा बोला जाता है, मतलब कि कैटास्ट्रॉफी, क्योंकि इस वजह से 1948 में इस वॉर के बाद पैलेस्टीन का परमानेंट डिवीजन हो गया दो स्टेट्स के बीच में ऑलमोस्ट, जहां पर एक को तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है मानती है, दूसरा पैलेस्टीन अभी अपनी जो है सेपरेट आइडेंटिटी फॉर्म नहीं कर पाया है। तो बहुत सारे, और इसको जो है नकबा इसलिए भी बोलते हैं अरब वर्ल्ड में क्योंकि बहुत सारे रिफ्यूजीज क्रिएट हुए थे इस वॉर के वजह से, और बहुत सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, लोगों को अपने घर छोड़ छोड़ के भागना पड़ा था।
फिर अब तो फाइनली 1948 से लेकर के ही जो रिलेशनशिप है वो अरब और इजराइल के बीच में, जब से इजराइल का बर्थ हुआ है तभी से रिलेशनशिप खराब थी। इजराइल को जो है कोई भी अरबियन कंट्री एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार थी। अब इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए अरेबियन कंट्रीज जो है कोशिश करती रही 1948 से 1956 तक। बीच बीच में छोटे छोटे जो है वॉर टाइप सिचुएशन ऑलरेडी वहां पर एस्केलेट थी, और वहां पर थी टेंशन जो है बाउंड्रीज पर थे। टेंशन और ज्यादा बढ़ गए जब इजिप्ट में प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नसीर नसीर की जो है गवर्नमेंट आई। ये एक स्टॉन्च पैन अरेब नेशनलिस्ट थे, अरेबियन आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा ये जो है मानते थे, और ये एक नेशनलिस्ट थे। तो इनका मतलब इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने इसराइल की तरफ बहुत ही होस्टाइल स्टांस लिया था। इसराइल इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। 1956 में नासिर ने क्या किया, सबसे पहला काम उन्होंने किया कि सुएज कैनाल को जो है नेशनलाइज कर दिया था। उसके साथ साथ पहले 1956 से पहले सुएज कैनाल को फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनीज जो है इसको एडमिनिस्टर करती थी। सबसे पहले 1956 में नासिर ने सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरवे है क्योंकि ये यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए मेडिटेरेनियन सी है आपकी, और यहाँ पे रेड सी है। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है आपकी सुएज कैनाल। तो एक तरह से ये यूरोप और एशिया को कनेक्ट करती है, और इसको जो है ओन किया जाता था फ्रेंच और ब्रिटिश कंसर्न्स के द्वारा। प्राइवेट ये कैनाल बिल्ड कराई गई थी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के द्वारा कंबाइंडली। तो जब इसको ब्लॉक कर दिया, जब इसको नेशनलाइज कर दिया नासिर जी ने, तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ने रिस्पॉन्ड किया और एक डील जो है उन्होंने स्ट्राइक कर ली इसराइल के साथ। तो ब्रिटेन और फ्रांस इन्होंने जो है आपस में सलाह करके डील साइन की इसराइल के साथ। क्यों इसराइल के साथ साइन की थी, क्योंकि इसराइल के शिप्स को ही ब्लॉक किया जा रहा था। इसराइल के शिप्स को अलाउ नहीं था कि वो सुएज कैनाल से पार करके और ये इस रूट को फॉलो करें। ठीक है, अब आप ये देखिए एक तरह से इसराइल का पूरा जो इसकी जो जो भी मतलब यहाँ से इसराइल आसानी से मेडिटेरेनियन से होकर के इधर अपना गुड्स और सर्विसेज भेज सकता था। तो एक तरह से इसराइल के ऊपर एक बड़ा ब्लॉकेट जो है इम्पोज किया गया था नासिर गवर्नमेंट के द्वारा। इजरायली शिप्स को बाहर थे कि वो कैनाल नहीं यूज कर सकते, और कैनाल का जो सदर्न पोर्ट था इलात का, उसमें जो है ब्लॉकेड लगा दिया गया था इजिप्ट के द्वारा। तो इलात का जो पोर्ट है, इलात का जो पोर्ट है उसके ऊपर जो है ब्लॉकेड कर दिया गया है। तो सदर्न पोर्ट है यहाँ पर ऑलमोस्ट इधर, इलात का जो पोर्ट है उसको ब्लॉक कर दिया गया इजिप्ट के द्वारा, और यहीं पे इलात के पोर्ट को ही जो है इन्वेड किया था इसराइल के ने। तो अल्टीमेटली इस सुएज कैनाल क्राइसिस के वक्त इलात पोर्ट को जो है सबसे पहले इन्वेड किया। यहाँ पे देखिए वन ये दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले जो है इसको इन्वेड किया था इसराइल ने। अक्टूबर 1956 में इसराइल ने इन्वेड किया इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला। तो ये पूरा आपका सिनाई पेनिनसुला था, ये इजिप्ट का पार्ट था। तो सबसे पहले इसराइल ने बाई अक्टूबर 1956 इसको जो है इन्वेड कर लिया था। 5 दिन के भीतर इजरायली आर्मी ने गाजा कैप्चर कर लिया, रफा कैप्चर कर लिया, अल आरिश जो है कैप्चर कर लिया था, और हजारों लोगों को प्रिजनर मतलब बंदी बना लिया था। और ज्यादातर जो पेनिनसुला है ईस्ट में सुएज कैनाल के, वो सारा ऑक्यूपाई कर लिया था। तो ये देखिए ये सुएज कैनाल है इधर, सुएज के ईस्ट में मतलब राइट हैंड साइड में, ये वो पूरा हिस्सा आपका सिनाई पेनिनसुला का है। बहुत ही फर्टाइल, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये इसराइल का, सॉरी इजिप्ट का। इसको पूरा इसराइल ने कैप्चर कर लिया था बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू इसराइल। बहुत तेजी से बहुत स्विफ्टली एक्ट करते हुए नवंबर में 5 दिन के भीतर इसको जो है इसराइल ने वो कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। फिर उसके बाद क्योंकि अब इन्होंने कैप्चर कर लिया, तो इसराइलीज उसके बाद सी को कम्युनिकेशन को ओपन कर पाए थे थ्रू द गल्फ ऑफ अकबा, थ्रू द गल्फ ऑफ अकबा। तो गल्फ ऑफ अकबा कहाँ पर है, ये देखिए गल्फ ऑफ अकबा, ये रहा आपका इलात का ये पोर्ट उन्होंने जो है कैप्चर कर लिया। तो गल्फ ऑफ अकबा से इन्होंने जो है सी लाइन कम्युनिकेशन उन्होंने ओपन कर दी थी। गल्फ ऑफ अकबा से होते हुए अब आगे पीछे हम जा सकते थे। तो इसराइल ने ये गल्फ ऑफ अकबा को कैप्चर कर लिया था। फिर दिसंबर तक क्या हुआ कि ज्वाइंट एंग्लो फ्रेंच इंटरवेंशन हुआ, और एक यूएन इमरजेंसी फोर्स को स्टेशन किया गया इस एरिया।
तो इलात के एरिया में जो है एक आपकी यूएन की फोर्स आई थी, पीस कीपिंग फोर्सेस आई थी। और उसके बाद बाई 1957 मार्च इजरायली फोर्सेस ने फिर विड्रॉ कर लिया। इजिप्ट ने भी फाइनली जो है इलात का जो ब्लॉकेड था वो ड्रॉप आउट कर दिया था। एक यूएन की बफर फोर्स को प्लेस किया गया सिनाई पेनिनसुला में, और ये पूरा आपका 1956-57 का क्राइसिस है, सुएज का क्राइसिस है। नाउ ये क्राइसिस खत्म होने के बाद जो फाइनल आउटकम ये हुआ कि सिनाई पेनिनसुला के ऊपर ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस यहाँ पे काम कर रही थी, जिससे कि इजराइल और इजिप्ट के बीच में वॉर ना हो। 1967 का वॉर हुआ है, 6 डे वॉर। अगेन ये हुआ है सिनाई पेनिनसुला को दोबारा लेने के लिए। तो अरब और इजरायली फोर्सेस तीसरी बार जो है लड़ाई हुई उनकी जून 5 से 10 1967 में, जिसको 6 डे वॉर भी बोलते हैं या फिर जून वॉर भी कहा जाता है, इसी को जून वॉर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1967 के शुरुआत में ही सीरिया ने क्या किया था कि उसने बम्बार्ड करना शुरू कर दिया था इजरायली विलेजेस को अपनी गोलन हाइट से। तो गोलन हाइट जो है सीरिया का हिस्सा था, गोलन हाइट से मतलब कि माउंटेन एरिया है, गोलन हाइट से इन्होंने सब्सिक्वेंटली जो ओवरलुकिंग इजरायली विलेजेस हैं उनके ऊपर गोली बारूद सीरिया ने 1967 में शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, इजराइल ने रिटेलिएशन में सीरिया के छह मिग फाइटर जेट्स को जो है गिरा दिया था, 6 मिग फाइटर जेट्स को गिरा दिया था। जैसे ही सीरिया को ये जो है सेटबैक झेलना पड़ा, तुरंत नासिर जो है मोबिलाइज हो गए और उन्होंने अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर दिया नियर सिनाई बॉर्डर के पास उन्होंने जो है अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने अपनी फोर्सेस जो है मोबिलाइज करनी शुरू कर दी है। अब सिनाई में आपको याद होगा भाई 1957 यहाँ पे यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस थी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो भी यूएन की फोर्सेस थी उनको डिसमिस कर दिया और दोबारा इन्होंने जो है इलात को ब्लॉक करना की कोशिश की। क्योंकि अब इजिप्ट भी वॉर में कूद गया, तो इजिप्ट ने साथ में जो है मई 1967 में, ये सारा जून की बात चल रही थी, तो मई में ही ये जो है इसने इजिप्ट ने एक ट्रीटी साइन की थी, डिफेंस पैक्ट साइन किया था जॉर्डन के साथ। तो ये जून में कूदा है और मई में ये पहले क्या कर चुका है कि एक जॉर्डन के साथ पैक्ट साइन कर चुका है। अब क्योंकि इजिप्ट जो है इसमें कूद गया है तो जॉर्डन अपने आप ही जो है इस वॉर का हिस्सा बन जाएगा, बिकॉज जॉर्डन और इजिप्ट आपस में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट को साइन कर चुके हैं। मतलब कोई भी अटैक अगर इजिप्ट के ऊपर होता है तो जॉर्डन अपने आप ही उस वॉर का हिस्सा हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि इजिप्ट के आने के बाद इजिप्ट के उसमें पार्टिसिपेट करने से क्या हुआ, इजिप्ट ये जो सिनाई पेनिनसुला है यहाँ पे वो आ गए हैं, ये इलात है आपका, ठीक है। अब क्योंकि इजिप्ट यहाँ पे कूद गया है वॉर के अंदर, तो जॉर्डन की तरफ से भी वॉर में आ गया, क्योंकि जॉर्डन और इजिप्ट आपस में एक साथ मतलब दोनों ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है। ये पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये आपका इसराइल है, ये वाला पार्ट वेस्ट बैंक है, ये गाजा स्ट्रिप है। गाजा स्ट्रिप जो है इसराइल का सॉरी इजिप्ट का हिस्सा हुआ करता था। ये गोलन हाइट है, गोलन हाइट से जो है सीरिया कंटिन्यूसली इसराइली जो सेटलमेंट्स हैं उनके ऊपर वो कर रहा था, गोलीबारी कर रहा था। तो उसके बाद अब क्या हुआ कि इसराइल ने भी तुरंत बहुत जल्दी मोबिलाइजेशन किया और एक सडन इन्होंने एयर असॉल्ट किया, एकदम से अपनी एयर फोर्स को जो है मोबिलाइज करके जितनी भी इजिप्ट की ग्राउंड फोर्सेस थी सिनाई पेनिनसुला में, जितनी भी फोर्सेस थी, तो वो एयर बॉम्बिंग से उन्होंने सारी की सारी डिस्ट्रॉय कर दी थी। अब इजरायली विक्ट्री जो एयरफोर्स की हेल्प से ऑन ग्राउंड फोर्सेस भी इसराइल ने बहुत तेजी से वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लिया, गाजा को कैप्चर कर लिया, सिनाई पेनिनसुला को कैप्चर कर लिया और गोलन हाइट को कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो इसराइल ने क्या किया कि सीरिया की जो फोर्सेस थी गोलन हाइट से उनको हटा दिया था और कंट्रोल कर दिया गोलन हाइट को। गाजा स्ट्रिप को इन्होंने कंट्रोल कर दिया, ये वाला हिस्सा, और साथ साथ इन्होंने जो है वेस्ट बैंक से भी जॉर्डन की फोर्सेस को हटा के वेस्ट बैंक को भी ऑक्यूपाई कर लिया था। बिसाइड्स दैट इजिप्ट की फोर्सेस सिनाई पेनिनसुला में थी, यूएन की फोर्स को वो हटा चुकी है, तो अब सिनाई पेनिनसुला से भी इजिप्ट की फोर्सेस को हटा के सिनाई को भी इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया था। तो अब आप सोचिए कि ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा पूरा एक बहुत बड़ा एरिया जो है इसराइल ने कैप्चर कर लिया था।
सबसे बड़ी बात है कि यरूशलेम में जो सोल कंट्रोल था वो केवल इजराइल का हो गया, क्योंकि यरूशलेम वेस्ट बैंक में लाई करती है, तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल अब इजराइल का हो गया था। 1967 के वॉर के बाद इजराइल ने कैप्चर कर लिया सिनाई पेनिनसुला को, गाजा स्ट्रिप को इजिप्ट से, ईस्ट यरूशलेम को और वेस्ट बैंक को जॉर्डन से, और गोलन हाइट्स को सीरिया से। अरब कंट्रीज ने इस वजह से इस वॉर के रिजल्ट में बहुत, देखिए बहुत ज्यादा इनको ह्यूमिलेशन झेलनी पड़ी है। तो इस वजह से इन्होंने जो है अरब कंट्रीज ने एक खार्तूम में जो है कन्वेंशन बुलाया था, एक आपस में इन्होंने वार्ता की थी और इन्होंने डिक्लेयर किया अपने फेमस 3 नोज को। अरब कंट्रीज ने बोला कि अब हम इसराइल के साथ कोई पीस नहीं करेंगे, कोई टॉक्स नहीं करेंगे और इसराइल को हम रिकॉग्निशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। अब 1973 में यौम किप्पुर वॉर हुआ है। तो देखिए 6 डे वॉर के बाद बीच बीच में फाइटिंग थोड़ी बहुत चलती रहती थी, और ये जो थोड़ी बहुत फाइटिंग है ये फाइनली फुल फ्लेजेड वॉर में डेवलप हो गई 1973 में। अक्टूबर 6 को जो है जूइश का एक बहुत होली जो है ओकेजन होता है यौम किप्पुर का, यहाँ पे इनकी हॉलीडे हुआ करती है और सभी लोग अच्छे से जूस जो है सेलिब्रेट करते हैं एज यौम किप्पुर, एक बड़ा फेस्टिवल है उनका। तो यौम किप्पुर का जब इनका फेस्टिवल चल रहा था उस वक्त इसराइल को अटैक किया गया इजिप्ट के द्वारा अक्रॉस सुएज कैनाल और सीरिया के द्वारा गोलन हाइट्स में। तो दो तरफ से इसके ऊपर अटैक हुआ है, एक तरफ से सीरिया ने अटैक किया है, दूसरी तरफ से जो है आपका अटैक हुआ है इजिप्ट के द्वारा। बीच में इसराइल है और यहाँ पे इनका हॉलीडे का फेस्टिवल का माहौल है, यौम किप्पुर का फेस्टिवल है, इसीलिए इसको यौम किप्पुर वॉर कहा जाता है। अरब आर्मीज बहुत एग्रेसिव थी इस वाले 1973 के वॉर में, और उनकी फाइटिंग एबिलिटी पहले वॉर्स के मुकाबले काफी ज्यादा देखी गई थी। इजरायली फोर्सेस को शुरू में काफी ज्यादा सेटबैक्स हुए, बहुत ज्यादा इनको जो है कैजुअलिटीज हुई थी, बट इजरायली आर्मी ने अपने जो अर्ली लॉसेस है उनको रिवर्स कर लिया और अपना जो है सीरियन टेरिटरी के अंदर तक ये घुस गए थे, और इजिप्शियन की जो तीसरी आर्मी थी उसको जो है इन्होंने एनसर्किल कर लिया था सुएज कैनाल को क्रॉस करके। साथ साथ इन्होंने अपनी फोर्सेस को वेस्ट बैंक पे भी एस्टैब्लिश कर लिया था और तभी जो है इन्होंने वेस्ट बैंक में सेटलमेंट करना शुरू किया था। इसराइल और इजिप्ट ने फाइनली जो है एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया नवंबर में। तो एक महीने जो है ये पूरा स्टेलमेट चला था, काफी जो है एक्सॉशन हो गया था। इसराइल को एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि इनिशियल लॉसेस के बाद इन्होंने बड़ी विक्ट्री गेन की थी। तो फाइनली पीस एग्रीमेंट इन्होंने साइन किए ऑन जनवरी 18 1974। इन एकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इसराइल को जो है विड्रॉ करना था सिनाई के वेस्ट से मिल्टा और गिल्डी पासेस के थ्रू, और इजिप्ट को जो है रिड्यूस करना था अपनी साइज जो है फोर्सेस की ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ सुएज कैनाल। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस अब दोबारा एस्टैब्लिश हुई दोनों आर्मीज के बीच में, और इस एग्रीमेंट को सप्लीमेंट किया गया दूसरे एग्रीमेंट से जो कि सितंबर 4 1975 में साइन हुआ था। मई 31 1974 में इसराइल और सीरिया ने साइन किया एक सीज फायर फाइनली, और यहाँ से जो है फिर उन्होंने अपनी फोर्सेस का सेपरेशन किया और एक यूएन की बफर जोन जो है क्रिएट हुई थी, और आपस में इन्होंने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एक्सचेंज किया था। फाइनली जो है बाय 1979 इजिप्ट और इसराइल ने पीस जो है एक एकॉर्ड पीस पैक्ट किया था। 26 मार्च 1979 में इसराइल और इजिप्ट ने एक पीस ट्रीटी को साइन किया था। अगेन यहाँ पे जो है अमेरिका ने यूएसए की मीडिएशन से ये पीस ट्रीटी साइन हो पाई थी, और इससे जो है फाइनली स्टेट ऑफ वॉर जो एग्जिस्ट कर रही थी इजिप्ट और इसराइल के बीच में वो खत्म हो गई। तो 30 साल से कंटिन्यूसली किसी न किसी तरह से वॉर में जुड़े हुए थे, तो ये वॉर की जो स्टेट थी वो एंड हो गई, और इस अकॉर्ड को कैंप डेविड अकॉर्ड कहा जाता है। कैंप डेविड अकॉर्ड के टर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसराइल ने जो है सिनाई पेनिनसुला को फाइनली जो है इजिप्ट को वापस कर दिया था, और इसके रिटर्न में इजिप्ट ने इसराइल के राइट टू एग्जिस्ट को रिकॉग्नाइज किया। तो इजिप्ट पहली अरेबियन कंट्री है जिसने जो है, फर्स्ट अरेबियन कंट्री है इजिप्ट जिसने वो पूरे फुल डिप्लोमेटिक संबंध को इसराइल के साथ एस्टैब्लिश किया है। दोनों कंट्रीज ने सब्सिक्वेंटली नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है एस्टैब्लिश कर लिए थे, और उसके बाद से 1979 से आज तक इजिप्ट और इसराइल के बीच में कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आई है और उनके फुल डिप्लोमेटिक संबंध हैं। अब देखते हैं जॉर्डन के बारे में, इसराइल और जॉर्डन का क्या रिलेशन था।
तो इजराइल और जॉर्डन 1979 से लेकर के 1988 तक एक एक स्टेट ऑफ टेंशन में ही थे, क्योंकि ये एक दूसरे के नेबर हैं, तो काफी ज्यादा इनके बीच में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। और पैलेस्टीन में बहुत सारे जो है ऑलमोस्ट 70% जो पॉपुलेशन है वो जॉर्डीनियन पॉपुलेशन है। तो इस वजह से पैलेस्टीन के इशू पर जॉर्डन का जो है एक इमोशनल कनेक्ट था। बट 1988 में जो है इनिशियल एग्रीमेंट हुआ जॉर्डन और इसराइल के बीच में, और सॉरी ये कोलैप्स हो गया था। और जॉर्डन ने फिर फाइनली जो है अपने क्लेम्स वेस्ट बैंक पर अबैंडन कर दिए थे। और जॉर्डन ने बोला कि ये अगर कोई डील होगी पीएलओ के और इसराइल के बीच में, तो जॉर्डन उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, इसके रिटर्न में। तो बाय दैट टाइम, बाय 1979-88, पीएलओ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पैलेस्टीनियन अरब्स का फॉर्म हुआ था। और ये जो पीएलओ है इसने ये इसकी वार्ताएं चल रही थी इसराइल के साथ। तो पैलेस्टीन और सॉरी जॉर्डन और इसराइल के बीच में पीस ट्रीटी से पहले कंडीशन ये डाली गई थी कि पीएलओ के साथ जो है इसराइल को बातचीत करनी होगी, और पीएलओ को जो है उसकी अथॉरिटी रिस्टोर करनी होगी वेस्ट बैंक में। इस प्री कंडीशन के बेसिस पर इसराइल और जॉर्डन ने आपस में बात करना शुरू किया। ओस्लो अकॉर्ड्स जो है ये पीएलओ और इसराइल के बीच में साइन हुए थे। इस ओस्लो अकॉर्ड के अकॉर्डिंग पीएलओ को रिकॉग्नाइज किया था इसराइल ने, और इसराइल को रिकॉग्नाइज किया पीएलओ ने। और साथ साथ पीएलओ को जो है एक ये भी अलाउ कर दिया गया था कि वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करेगा वेस्ट बैंक में और गाजा में। इसके बाद जो है अब इसराइल और ईरान की जॉर्डन की डील हुई थी। इसराइल और जॉर्डन की डील फाइनली 1994 में हुई। इसराइल जॉर्डन ट्रीटी ऑफ पीस का पूरा नाम है ट्रीटी ऑफ पीस साइन बिटवीन स्टेट ऑफ इसराइल एंड हैशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन। ये एक पीस ट्रीटी है जिसको 1994 में साइन किया गया था। तो इसके साथ ही इसराइल से सॉरी जॉर्डन सेकंड जो है अरेबियन कंट्री बन गया जिसके इसराइल के साथ पूरे डिप्लोमेटिक संबंध एस्टैब्लिश हुए थे। दोनों के बीच में जो दुश्मनी थी वो फाइनली जुलाई 1994 में खत्म हो गई थी वॉशिंगटन डिक्लेरेशन से। वॉशिंगटन डिक्लेरेशन व्हाइट हाउस के लॉन में बैठ के किया गया था बाई जॉर्डन किंग हुसैन और इजरायली प्राइम मिनिस्टर यिtzhak राबिन अंडर द वॉच ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। तो बिल क्लिंटन की वॉच में इन दोनों ने आपस में एक पीस ट्रीटी को साइन किया था। ट्रीटी ने इनके जो संबंध है वो नॉर्मलाइज कर दिए थे, और साथ साथ जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट थी इनके बीच में वेस्ट बैंक को लेकर के वो परमानेंटली सॉल्व कर दी। इसके साइन करने के बाद पीस की जो कंडीशन है वो इसराइल और पीएलओ के बीच में ये पीस कंडीशन जो है हो गई थी। और साथ साथ पीएलओ जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करेगा ऐसा इसराइल ने एक्सेप्ट किया था। ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है जॉर्डन ट्रीटी ने ये ग्रांट किया कि जॉर्डन को उसकी जो ऑक्यूपाइड लैंड है वो रिस्टोर की जाएगी, और साथ साथ उसको एक इक्विटेबल शेयर दिया जाएगा पानी का फ्रॉम यारमुक एंड जॉर्डन रिवर्स। उसके साथ साथ ट्रीटी ने फाइनली जॉर्डन की जो वेस्टर्न बॉर्डर है जो वेस्ट बैंक की हम बात कर रहे हैं उसको क्लियरली और कंक्लूसिवली पहली बार जो है पॉइंट आउट कर दिया था। और फाइनली इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग वेस्ट बैंक से जॉर्डन ने अपनी जो एक इसका वो था, जॉर्डन जो चाहता था कि वेस्ट बैंक उसका एरिया है या टेरिटोरियल जो अपनी सोवरेनिटी एजर्ट करने की कोशिश करता था जॉर्डन वेस्ट बैंक पर, उसको गिव अप कर दिया था। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि वेस्ट बैंक अब फाइनली एक इश्यू हो गया पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में। जॉर्डन यहाँ से हट गया था और जॉर्डन ने इसराइल को और पैलेस्टीन को अथॉरिटी दी थी वेस्ट बैंक के ऊपर आपस में वार्ता करने की, और आपस में वेस्ट बैंक में फाइनली पैलेस्टीन की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड की थी। फाइनली अब क्या है यूएई इजराइल पीस पैक्ट 2020। तो यूएई और इसराइल का जो पीस पैक्ट है ये ज्वाइंट स्टेटमेंट जो हमारे सामने आए हैं बाय यूएई एंड इसराइल, ये जो है एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन को एस्टैब्लिश करेगा इन बिटवीन यूएई एंड इसराइल। और इन एक्सचेंज इसराइल जो है अपने प्लान्स जो थे इसके जिसमें ये वेस्ट बैंक को एनेक्स करने वाला था उन प्लान्स को सस्पेंड कर देगा। ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने एज ए पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स पीस प्लान जो जनवरी में इन्होंने अनाउंस किया था, मतलब आपको याद होगा इन जनवरी ट्रम्प ने एक पीस प्लान साइन किया अनाउंस किया था बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन। उस पीस प्लान में पैलेस्टीन का जो एक बहुत वेस्ट बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसराइल एनेक्स करने वाला था। तो उस प्लान में ट्रम्प ने बैक किया था इस एनेक्सेशन प्लान को इसराइल के डिस्पाइट इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म।
अब पर क्योंकि ये एग्रीमेंट साइन हुआ है यूएई और इजराइल का, तो इजराइल फाइनली जो जो भी ये एनेक्सेशन करने वाला था वेस्ट बैंक की, उसको सस्पेंड कर देगा और उस एरियाज में अब ये सोवरेनिटी को एसर्ट नहीं करेगा। उसके साथ साथ इसराइल का कहना है कि ये अपने एफर्ट्स को फोकस करेगा कि इसकी टाइज जो है बाकी अरब कंट्रीज के साथ एक्सपेंड हो सके और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ एस्टैब्लिश हो सके। स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि डेलीगेशंस इसराइल और यूएई के आएंगे और ये जो है आने वाले हफ्तों में मीटिंग करेंगे, साथ साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स को साइन करेंगे रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, डायरेक्ट फ्लाइट्स, सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरनमेंट, और साथ साथ इनमें दोनों कंट्रीज में रेसिप्रोकल एम्बेसीज फॉर्म होंगी, मतलब कि हाई कमिश्नर्स जो है फॉर्म होंगे एक दूसरे की कैपिटल में। इसराइल का हाई कमिश्नर एट यूएई कैपिटल और यूएई का हाई कमिश्नर एट इसराइल्स कैपिटल। साथ साथ बाकी जो म्यूचुअल एरियाज है बेनिफिट के, वहां पर भी ये क्लोज कॉपरेशन करेंगे। ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट के साथ यूएई तीसरी कंट्री बन गया है, थर्ड अरेबियन कंट्री बना है जिसने जो है रिकॉग्निशन दी है इसराइल को, और साथ साथ पहली जो है गल्फ रीजन में पहली अरेबियन कंट्री है जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसराइल के साथ एस्टैब्लिश किए हैं। अभी हमने देखा था ना, नो पीस, नो टॉक्स, ये सारी चीजें, तो अब ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल से दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर और गल्फ कंट्रीज यूएई की तरह इसराइल के साथ जो है एस्टैब्लिश करती हैं अपने संबंधों को, तो इससे एक नई चैप्टर खुलेगा इसराइल और अरब की टाइज में। यूएई ने क्यों एग्रीमेंट को साइन किया, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है, स्पेशली क्योंकि टर्की और ईरान ने काफी ज्यादा इसकी जो है भर्त्सना करी है। साथ में पैलेस्टीन की भी जो है साथ साथ पैलेस्टीन ने भी कहा है कि ये उनके साथ दगाबाजी की है यूएई ने। तो यूएई की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक जो 1970s की जो कंडीशन थी और आज की कंडीशन है यूएई और इसराइल के बीच में काफी डिफरेंट है। जो पुरानी दुश्मनी थी वो काफी हद तक खत्म हो चुकी है। सुन्नी अरब गल्फ किंगडम्स जो हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया और यूएई, इन्होंने जो है बैकरूम कॉन्टैक्ट्स डेवलप कर रखे हैं इसराइल के साथ। पिछले काफी सालों से ये बैकरूम डिप्लोमेसी करते हैं और स्पेशली जब यूएसए की पैक्ट्स होते हैं तो वहां पे जब भी यूएसए बात करता है मिडिल ईस्ट की अपने एलाइज से, तो उसमें रिप्रेजेंट करते हुए इसराइल भी प्रेजेंट होता है और यूएई और बाकी अरेबियन कंट्रीज भी प्रेजेंट होते हैं और वहां पे इनके डिप्लोमेट्स आपस में वार्ताएं करते हैं। एक जो मेजर फैक्टर था जो जिसने यूएई और इसराइल को क्लोज बुलाया है, वो है कि दोनों का जो कॉमन एनिमी है वो ईरान है और दोनों ही जो ब्लॉक्स हैं ये काफी परेशान थे यूएसए के प्रेसिडेंट बैरक ओबामा के ईरान आउटरीच से। आपको याद होगा ईरान ने जेसीपीओए साइन किया था ईरान के साथ यूएसए ने, ठीक है, और बाकी भी आपकी वेस्टर्न कंट्रीज थी। अब ये जो है बराक ओबामा की गवर्नमेंट के द्वारा साइन किया गया था जो कि आपकी डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है। डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट को हरा करके ट्रंप जो है आए थे और ट्रंप ने आते ही इसको रिवर्स कर दिया था। ट्रंप के रिवर्सल के साथ ही ये जो दोनों जो ब्लॉक्स हैं अमेरिका वेस्ट एशिया के, वो अलग अलग हो गए थे, मतलब कि इसराइल और आपका यूएई बाकी अरबियन कंट्रीज एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ, दो अलग अलग ब्लॉक्स में बढ़ गया था। अमेरिका की जो एलाइज थी वो साथ साथ खिंच गई क्योंकि अमेरिका ने जो है फाइनली इस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद फरवरी 2019 में यूएसए ने एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस करी थी वार्सो में, जिससे कि ग्लोबल स्ट्रैटेजी को बिल्ड किया जा सके ईरान के अगेंस्ट। इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे लीडर्स थे फ्रॉम इसराइल, सऊदी अरबिया, यूएई और बहुत सारी अदर बाकी कंट्रीज थी जो कि ईरान के अगेंस्ट जो है ईरान को एज एन एंटीपैथिक पावर के रूप में देखती हैं। इस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुआ, अगस्त 2019 में यूएसए ने सीक्रेट टॉक्स को अरेंज किया यूएई और इसराइल के बीच। इन मीटिंग्स में ही फाउंडेशन हुई है इस एग्रीमेंट की, इन मीटिंग्स के बेसिस पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। अरब कंट्रीज ने ये सिग्नल किया है कि वो अब फाइनली इसराइल के ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन के साथ रहना मंजूर कर रहे हैं। मतलब अब वो फाइनली कोवर्टली कहीं ना कहीं इसराइल को एज ए सेपरेट एंटिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, वो नहीं चाहते कि मेजर चेंजेस आए स्टेटस को में, मतलब कि और
इज़राइल अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपैंड करे, वेस्ट जो बैंक है उसमें और ज़्यादा अपनी प्रेज़ेंस को बढ़ा ले, क्योंकि अगर वेस्ट बैंक को ज़्यादा कैप्चर कर लेता है इज़राइल, तो फाइनली अब पैलेस्टीन के पास बचा क्या है? वेस्ट बैंक का हिस्सा बचा है और गाज़ा स्ट्रिप बची है। अब वेस्ट बैंक पे भी अगर ये ऑक्यूपाई कर लेता है इज़राइल या एनेक्सेशन कर लेता, तो बहुत नाम के लिए बहुत छोटी-सी टेरिटरी पैलेस्टीन के ऊपर रह जाएगी, और ये जो है फिर फ़ीज़िबल नहीं हो पाएगा कि एक टू स्टेट सॉल्यूशन आए, जिससे कि एक टू स्टेट सॉल्यूशन जो है खतरे में पड़ सकती है। अगर वो पीस प्लान जनवरी वाला एक्सेप्ट हो जाता और इज़राइल जो है अपने वेस्ट बैंक की जो टेरिटरीज इसने प्लान की थी इनको एनेक्स करेगा, अगर वो कर लेता, तो शायद कहीं ना कहीं जो एक पूरा पैलेस्टीन का जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाना था। तो ये जो क्वेश्चन है इसको इंटैक्ट रखने के लिए भी ये डील की गई है। यूएई और इसराइल का एग्रीमेंट, इसने ये जो एनेक्सेशन का आउटकम है उसको अवॉइड कर दिया है। तो एक रीजन ईरान के अगेंस्ट हो गया, दूसरा क्या है कि ये इलेक्शन ईयर है यूएसए के लिए, और जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट है अगर वो पावर में आ जाता है, मतलब कि जो बिडेन की अगर सरकार बनती है, तो जो बिडेन के टाइम पे जेसीओपीए साइन हुआ था, और ये उस वक्त जो है वाइस प्रेसिडेंट थे, तो इनका एक बहुत बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि ईरान की जो डील थी उसको रिवाइव किया जाए। इजरायली और अरब ब्लॉक्स वेस्ट एशिया में काफी प्रेशर के अंदर आ जाएंगे अगर उनको एम्पावर्ड ईरान के साथ रहना पड़ेगा तो। और इसी को जो है प्रेसिडेंट ओबामा ने कोल्ड पीस कहा था, कि दोनों जो है दोनों पार्टीज थोड़ी सी एम्पावर्ड रहें, जिससे कि कोई भी इतना स्ट्रांग ना हो कि एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सके। तो इसीलिए एक फॉर्मल एग्रीमेंट किया गया है, जिससे कि सिक्योरिटी और इकोनॉमिक टाइज जो है इन दोनों की मजबूत रहें, अरब और इसराइल एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें और बेटर प्रिपेयर्ड रहें अगर इस तरह की सिचुएशन उन्हें फेस करनी पड़ेगी तो। क्योंकि नवंबर में जितने भी अभी कायस लगाए जा रहे हैं, जहां तक है कि जो बिडेन की जीत होने वाली है, ऐसा जो है बोला जा रहा है, तो ये इस वजह से भी एक्सपीडिएट किया गया है ये प्रोसेस। तो कन्वर्जेंस हुआ है इंटरेस्ट का, यूएई का, इसराइल का और यूएसए का, और इसी वजह से ये एक साथ आए हैं इस रीजन में, और फाइनली दो आर्क एनिमीज के बीच में इस तरह का पैक्ट हुआ है। तो ये आपका पूरा था। अब इसका जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा इस डील का? ये जो एग्रीमेंट है इससे फास्ट ट्रैक हो जाएंगे चेंजेस जो ऑलरेडी अभी अंडरवे हैं वेस्ट एशिया में। सऊदी ब्लॉक, जहां पर इजिप्ट, यूएई, बहरीन और बाकी अरेबियन कंट्रीज हैं, वो अपने इंटरेस्ट को देख रही हैं कि उनके इंटरेस्ट काफी कुछ अलाइंड हैं यूएसए के इंटरेस्ट से और इसराइल के इंटरेस्ट से। यूएसए और इसराइल बहुत ही क्लोज एलाइज हैं। जो भी यूएसए का इंटरेस्ट है उसी में, मतलब जो यूएसए का इंटरेस्ट है, सिमिलर इंटरेस्ट सुन्नी अरेबियन नेशंस के हैं। और जहां पर ईरान जो है एक मेजर शिया मतलब इनका ओपोनेंट है, जिसके अगेंस्ट ये पूरा इनकी जो पॉलिटिक्स रहती है। ऐसे में इनका जो सपोर्ट है पैलेस्टीन के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, जितना ज्यादा इनको वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पे इस वक्त आ रही है। और इसी वजह से अरब कंट्रीज ने जो इनका सपोर्ट था पैलेस्टीन को, उसको थोड़ा सा कम किया है, जबकि टर्की और ईरान ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं पैलेस्टीन के और मुस्लिम वर्ल्ड के भी। तो ये जो ट्राइपोलर कॉन्टेस्ट था, ये ऑलरेडी अभी वेस्ट एशिया में चल रहा था। यूएसए और इसराइल की जो आपस में क्लोज आने का एक सिस्टम हुआ है, और जो इनकी डील साइन हुई है, हो सकता है कि इससे जो है ट्राइलेटरल जो ट्राइपोलर कॉन्टेस्ट है वो और ज्यादा गहरा हो जाए, और ज्यादा जो है और ज्यादा गहरा जाए, जिससे कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हम जियोपॉलिटिकल जो काफी विध्वंस वाली सिचुएशन देख सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर डेमोक्रेटिक विन होती है यूएसए में, तो सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ईरान के ऊपर ब्लॉकेट लगे हुए हैं, ईरान बहुत बुरी तरह से परेशान है। जैसे ही अगर डेमोक्रेट्स आए वापस पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेट्स अगर जीतते हैं, तो इससे क्या होगा कि ईरान को जो है दोबारा से स्ट्रेंथन कर दिया जाएगा, इसके ऊपर जो भी यूएसए के सैंक्शंस हैं वो हटा दिए जाएंगे, और जैसे यूएसए के सैंक्शन हटेंगे तुरंत ईरान अपनी सारी एक्टिविटीज को शुरू कर सकता है। साथ में टर्की भी काफी अभी एक्टिव है, और टर्की जो है कोवर्टली सपोर्ट कर रहा है बहुत सारे इस्लामिस्ट नेशंस को, और आईएसआई का भी को भी बीच बीच में सपोर्ट टर्की का कोवर्टली मिलता रहता है। उसके अलावा एक और जो कंट्री है वो सीरिया है,
और सीरिया में जो है रशिया का सपोर्ट है, सीरिया को रशिया सपोर्ट करता है। तो इसलिए बहुत सारे नेशंस के जो है इंटरेस्ट यहाँ पे अलाइंड हैं। यूएसए का हम देख ही रहे हैं, इसराइल का हम देख ही रहे हैं, उसके अलावा ये यूएई हो गया, अरबियन कंट्रीज हो गई, अरब कंट्रीज हो गई, फिर आपका टर्की है, उसके अलावा ईरान है, और इन सब में रशिया है बीच में, रशिया का भी काफी स्टेक्स रहता है। तो ये सारी कंट्रीज जो है एक साथ आ सकती हैं, और इससे एक थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इसका बड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ साथ ये जो कॉन्टेस्ट है ये एक तरह से काफी जो रीअलाइनमेंट हो चुका है, और यहाँ पर अब कॉन्टेस्ट इसराइल के अगेंस्ट नहीं होगा। जो भी मतलब जो भी अरेबियन कंट्रीज करेंगी, शायद इसराइल भी उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और दोनों कंट्रीज मिल करके, जो अरेबियन कंट्रीज और इसराइल है, मिल करके कोशिश करेंगे कि ईरान को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने दें वेस्ट एशिया में, क्योंकि वो जो है रीजनल थ्रेट के रूप में ईरान को देखते हैं, ईरान को जो है काफ़ी बड़ा थ्रेट आपस में मानते हैं, और इस वजह से वो पूरी कोशिश करेंगे कि ईरान को जो है सबजुगेट करके थोड़ा सा दबा के रखा जाए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। आई होप आपको ये पूरा जो है प्रोसेस है समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, और बने रहें हमारे साथ, जैसे कि मैं इसी तरह के वीडियोस आपको बना के देती रहूं। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।